हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। कक्षा 7 उड़ान कार्य पुस्तिका पाठ 4 क्षेत्रफल और परिमाप आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक तो कोई पैसा नहीं लगता और आपको मेरे लेक्चर बिल्कुल डलते ही डायरेक्ट मिल जाएंगे, इधर उधर कहीं भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये बुक वाला। ये कहता है कि गगन और पवन कक्ष में रखी 2 मेज की सतह को कॉपी या पुस्तक से ढककर उसे घेर रहे हैं। यह पता लगाने के लिए कि कौन सा टेबल बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप देख सकते हो ये गगन है और भाई ये अपना पवन है और दोनों ने इन मेज पर, ये देख लो भाई, यहाँ पर इस मेज को ढक रखा है और इसने इस मेज को ढक रखा है समान साइज की पुस्तकों से। चलिए हम भी उनकी मदद कर देते हैं। ये कह रहा है किताब वाला कि आओ गगन और पवन की मदद करें। पहली मेज पर गगन 12 गणित की पुस्तकों से मेज की सतह को ढक दिया और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 पुस्तकों से गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो कौन सी मेज की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है? ऑब्वियस सी बात है रोहित वाली, क्योंकि जिस पे 14 पुस्तकें हैं। तो रोहित वाली मेज ज़्यादा जगह घेर रही है। ठीक है, रोहित वाली मेज ज़्यादा जगह घेर रही है। क्यों? क्योंकि उस पर 14 पुस्तकें आई हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है, एक बार जल्दी से देख लो। 12 किताबें कम जगह घेरेंगी, 14 किताबें ज़्यादा जगह घेरेंगी। आगे बढ़ो। आप भी यह गतिविधि अपनी कक्षा में करके देखें कि कौन सी टेबल की सतह सबसे ज़्यादा जगह घेर रही है। तो आप अपनी क्लास में कर लेना भाई। अब क्लास वाला काम तो मैं यहाँ बोर्ड पर करवा नहीं सकती। आपकी क्लास में जो भी मेज हो ना, उस पर अपनी कक्षा के सभी बच्चों की गणित की पुस्तक लेना और ऐसे जचा देना। मान लो आपकी क्लास में 15 किताबें या 16 किताबें या 17 किताबों से पुस्तक से आपकी मेज ढक जाती है। तो इसके बाद आप क्या कहता है कि इस गतिविधि में हमने मेज की सतह के क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से ज्ञात की। भाई ये मेरी गणित की एक किताब है, ऐसी 15 किताबों ने जगह घेरी तो ज़्यादा है, ऐसी 12 किताबों वाली जगह कम रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कहता है कि हम कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल कितना है? 12 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है। और भाई दूसरी मेज का क्षेत्रफल 14 पुस्तकों के बराबर है। ऐसे ही लिख देना आप भी, 14 पुस्तकों के बराबर है। और आपके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल, अब आप ना अपनी क्लास में माप लेना और वो संख्या यहाँ भर देना। मैं अपनी क्लास की माप रही हूँ, 10 पुस्तकों के बराबर है। मेरी कक्ष में जो 8वीं का है वो छोटी कक्षा है, तो 10 पुस्तकों के बराबर है। अब यहाँ एक बात क्या समझ आ जाती है कि कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो सारी उसका क्षेत्रफल कहलाती है। देख ले ध्यान से बच्चों, ध्यान दीजिए। हमने किसी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप की तुलना दूसरी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप से की है और किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को क्षेत्रफल कहा जाता है। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। 10 ग्राम, पता नहीं आप में से कुछ बच्चों ने सुना है या नहीं। मैंने अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 10 ग्राम ला भी रखा है। खेलो 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है? अगर आपके पास नहीं है आप बना लो, रंगीन कागज़ ले लो। क्या तुमने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है? यह बहुत ही मज़ेदार पजल है। इसे हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहले 10 ग्राम पजल तैयार करते हैं। 10 ग्राम पजल बनानी है, उसके लिए क्या करना है सुनते जाओ बे ध्यान से। एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। हाँ ये देखो, एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। ये कागज़ ले लेना बिल्कुल बराबर, जिसकी लंबाई 4 बाय 4 हो, 5 बाय 5 हो, 6 बाय 6 हो। और इस वर्गाकार कागज़ को 2 बराबर माप के बड़े से बड़े त्रिभुजाकार भागों में बांट सकते हो। बिल्कुल बांट सकते हैं। बीच में से काट दो, ऐसे काट दो। 2 त्रिभुज बन गए। त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। ध्यान से सुनना,
त्रिभुज नंबर 1 को तो यूं का यूं रख लो और त्रिभुज नंबर 2 को उठा लो। एक त्रिभुज तो ये अलग आ गया। अब 1 नंबर वाले त्रिभुज को पकड़ा, मैं अभी इसको ना आपको प्रैक्टिकल कागज़ से करके भी दिखा दूंगी। 1 नंबर त्रिभुज ये है हमारा, और इसको भी बीच में से ऐसे काट दिया। सुन लो ध्यान से, ये 1 नंबर का जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसको लिया और इसको भी बीच में से काट दिया, तो ये 2 टुकड़े इसके बन गए। क्लियर है? सबसे पहले बहुत आसान है, वैसे तो कागज़ की ज़रूरत भी नहीं। सबसे पहले वर्ग लिया, वर्ग को काटा तो 2 टुकड़े बन गए। अब उस वर्ग के एक त्रिभुज को ऐसे काटा तो फिर से 2 त्रिभुज हमारे बन गए। अब आगे बढ़ूँ मैं, देखिए अब आगे। अब दूसरे त्रिभुजाकार भाग में दूसरा भाग और ले लिया। ध्यान देना कर क्या रहा है ये दूसरा त्रिभुज लिया और उसको यहाँ से मोड़ दिया। ये इसने यहाँ से ऐसे मोड़ रखा है, ये इस हिस्से को उल्टा करके मोड़ रखा है और फिर यहाँ से काट दिया। ठीक है, यहाँ से काट दिया, मतलब इतना कट गया तो ये हिस्सा बचा। मैं अभी आपको कागज़ से बना के दिखा दूंगी, अभी इसी को समझा लूँ फिर इसके जस्ट बाद। ठीक है, मोड़ दिया, मोड़ने के बाद इसको काट दिया। अब काटने के बाद एक त्रिभुज और अलग हो गया। अब क्या बचा? ये समलंब बचता है। अब ये समलंब बचा, इसके फिर 2 टुकड़े कर लिए, तो एक टुकड़ा ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनको क्या किया, अब वो भी देख लो फिर आगे तुम। अब ध्यान देना भाई, एक थोड़ा सा दोनों को फ्रेम में लाने की मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा छोटा करके दोनों को। ये देखो, एक ये लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। एक समलंब को तो यहाँ से काट दिया, तो एक ट्रायंगल बच गया और एक स्क्वायर बच गया। और एक समलंब को ऐसे काटा है, 1 मिनट भाई, एक समलंब को कैसे काटा है? इसके समानांतर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से तो एक समांतर चतुर्भुज बच गया और एक ये। इस तरह हमारे पास कुल 7 टुकड़े हो जाते हैं। आप अभी इसको देख ही लो। अभी मैं इसको पहले आपको ना कागज़ से काट कर दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अब मैं आपको 10 ग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर शीट ले ली चार्ट की और ये बीच में से इसको मैंने मोड़ लिया। यही आपको बताया है, आप अपनी इसमें बुक में देख भी सकते हो कि ये देखो। फ़ोन मैंने बोला था कि मुझे, क्योंकि मेरे पास PDF नहीं है इसका, तो हम पहले इसको बीच में से काटेंगे और फिर इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग टुकड़ों में काटेंगे। तो यहाँ देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। आप अपने घर में भी इसको आराम से बना सकते हो। हाँ, ये है कि भी थोड़ा मजबूती के लिए आपको मोटा या तो गत्ता ले लीजिए और उस पर कलर कर लीजिए। ठीक है, बन गई भी 2 त्रिभुज। अब एक त्रिभुज को पकड़ो और बीच में से इसको फिर से मोड़कर आधा आधा काट लो। ठीक है, तो हमारे पास 2 त्रिभुज तैयार हो जाएंगे। 10 ग्राम के 2 पार्ट्स आ जाएंगे। ये देखो भाई, दिख रहा है आपको? बिल्कुल बीचों बीच मैंने इसको काट दिया है। हो गया। ये तो हो गए 2 त्रिभुज वाले भाग हमारे, भाग नंबर 1 और 2। अब देखते हैं भाई तीसरे त्रिभुज, इस त्रिभुज को। इसको मैंने क्या बताया था कि ऊपर से इसको ऐसे मोड़ लेना है। आया समझ में? ये देखो, ये इसने मोड़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसे ही मैंने मोड़ा और इस भाग को अब मैंने अलग से काट देना है। ये देखो, इस भाग को भी मैंने अलग से काट दिया और ये हो गया बेटा जी तीसरा त्रिभुज तैयार। हो गया तीसरा त्रिभुज तैयार, 2 बड़े और 1 छोटा। अब ये आपके सामने आ जाता है ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। और इस समलंब को ये देख लो, मुड़ा हुआ भाग ऊपर से काटना था तो ये हिस्सा बच गया। इसको फिर बीच में से काट कर 2 भाग करने हैं, तो इसको भी मैं बीच में से ऐसे मोड़ देती हूँ। मोड़ दिया और मोड़ने के बाद ये मैंने इसको बीच में से काट दिया, कट गया। अब इन दोनों ट्रापीजियम को भी हमने 2 अलग अलग भागों में काटना है। एक से तो मैंने यहाँ से काटना है समकोण त्रिभुज बनाते हुए, तो एक मेरा बच जाएगा वर्ग। देख लो, इधर वर्ग बच गया और इधर मेरा ये समकोण त्रिभुज बच जाएगा। इसको मैं यहाँ से ये काट देती हूँ।
ठीक है भाई। अब आप गिन लेना कितने पीस हो गए। अभी आपके सामने मैं सारे पीस ला देती हूँ। हो गया। और इसमें से अब हम काटेंगे एक समानांतर चतुर्भुज, जो कि बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। आपको किसी स्केल की ज़रूरत नहीं। यहाँ से इसको उठाकर ऐसे मोड़ दो तो ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज बच रहा है और इधर एक और त्रिभुज हमें मिल जाएगा। और आपकी बुक वाले ने भी बिल्कुल ऐसे ही आपको बताया हुआ है। अब आप देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीस ये हमारे 10 ग्राम के हमें मिल जाते हैं। दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये दिख गए। 7 पीस आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये नीचे रह गया था ट्रायंगल, ये हो गए 7 पीस। तो ये जो 3 पेज पर इतनी सारी बातें बताई गई थी, खेलो 10 ग्राम, ये सब पेज नंबर 89 पेज नंबर 90 तक। अब ये आगे पूछ रहा है कुल कितने टुकड़े मिले हैं। 7 मिले हैं हमें। इन टुकड़ों में 5 त्रिभुज हैं। इन पर नंबर लिख दें तो अच्छा रहेगा। तो हम नंबर लिख देते हैं। ये देखिए भाई, मैंने पहले लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसने भी इनको ऐसे ही जोड़ा हुआ है। ये कहता है इनको ऐसे जोड़ो कि फिर से वर्गाकार आकार मिल जाए। तो थोड़ा सा और हम इसको उलट पुलट लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर इसको जोड़ पाए। देखते हैं ये ऐसे भाई, थोड़ा नंबर तो उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज, ये गेम है हो गया अब एक तरीके से आपका ना, वो पजल वाले गेम आते हैं फ़ोन में भी, कभी आपने खेला हो कि खाली जगह में भरो और जोड़ो। एक त्रिभुज मैंने यहाँ लगा दिया और भाई ये वर्ग मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ये बड़े वाला त्रिभुज मैंने यहाँ लगा दिया और भाई ये छोटे वाला त्रिभुज मैंने यहाँ लगा दिया। ये देख लो। तो फिर से आपका जो वर्ग है वो ये अंदर चला गया ना, कागज़ है ना, ये देखिए एक बार फिर से आपका जो त्रिभुज है वो तैयार हो जाएगा। ये यहाँ नहीं मिल रहा, इसको पलट दो, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये हमारा ये आ जाता है 10 ग्राम पजल का फिर से एक बार वर्ग का रूप। ठीक है, समझ आया आपको? ये वर्ग हमारा तैयार हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ आपको हो सकता है कि थोड़ा सा गैप लग रहा हो। इससे बेहतर मैं आपको बिल्कुल एक लाइव 10 ग्राम गेम दिखाती हूँ। ये देखिए, दिखा आपको? और बिल्कुल इसी रूप में ये जुड़ा हुआ है। देखो भाई, त्रिभुज 1 त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये है और ये है। हो गया, ये 7 भाग हो गए। और इनको निकाल कर अब मैं दूसरे तरीके से भी जोड़ सकती हूँ कि 1 2 और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड होते हैं तो मूव कम करते हैं। वो वाला हमारा सॉलिड नहीं होता। 3, ठीक है भाई। और ये वाला त्रिभुज हमारा यहाँ आ जाएगा 4। और ये जो है समांतर चतुर्भुज, पहले समांतर चतुर्भुज को लगा लेते हैं हम। ये आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज और ये आ जाएगा भाई छोटा त्रिभुज और ये आ जाएगा बड़ा त्रिभुज। अब आप देख लो, दूसरे तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया है। तो ये हो गया आपका 10 ग्राम। अभी कुछ प्रश्न हैं जो मैंने वर्कबुक में भी करा दिए, मैं यहाँ भी बता देती हूँ। पहला प्रश्न था एक जैसी आकृतियों के जोड़े, तो मैंने बता दिया था ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। ये आपके सामने बिल्कुल लाइव दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, तो इन दोनों का समान है। और इन दोनों को आप देख सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये आधा था और उसका भी आधा आधा इन्होंने घेरा हुआ है। और ये दोनों भी हमने एक ही आकृति में से निकाले हैं। ठीक है, अब ये कहता है किन आकृतियों का क्षेत्रफल आधा लग रहा है। तो देखो भाई, ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज नंबर ये 1 था, ये 2 था, 1 और 2 का आधा तो ये वाला त्रिभुज है। अब आप खुद देख लो, मैं आपके सामने दिखा देती हूँ आपको। हो गया आधा। और इसका आधा ये वाले त्रिभुज है, इसका आधा ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है। तो इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। मैं अब यहाँ आपको वर्बल बता रही हूँ कि 1 व 2 का आधा 7 है और 7 का आधा 3 और 5 है। समझ में आ रही है बात? ये देखो, मैं इसकी सहायता से जल्दी से आपको बता भी देती हूँ कि आकृति नंबर 1 व 2 का आधा कौन सी आकृति है?
7 है और 7 का आधा क्षेत्रफल जो आकृति ले रही है वो 3 और 5 है। अब आपसे ना एक प्रश्न पूछा गया कि आकृति नंबर 5 यानी त्रिभुज, देख लो भाई कौन सी है आकृति नंबर 5, मैं थोड़ी बड़ी करके दिखा देती हूँ। ये वाला त्रिभुज इस पूरे वर्ग को कितनी बार में ढकेगा? पहले तो बताओ अंदाजे से और फिर बताओ माप के। अब मैं अंदाज़ा मैं अपना बता रही हूँ, आप देखो ये त्रिभुज इसका आधा है, यानी कि ये त्रिभुज ढकेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में। यानी ऐसे 4 त्रिभुज, देखो ये जो 2 नंबर का त्रिभुज है, अगर ये 4 बार आ जाए तो पूरा वर्ग ढक जाएगा। क्लियर है? तो ये कितनी बार आ जाए 7 नंबर का? 8 बार, 8 बार आ जाए। और ये 5 नंबर का इसका भी आधा, तो मेरा अनुमान है कि 16 बार में ये ढक लेगा इस पूरे वर्गाकार क्षेत्र को। कितनी बार में? 16 बार में। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई यहाँ पर कि इसको माप कर बताओ, तो मैंने कर देना है 16 बार में। और फिर अब माप कर देखते हैं इसको। अब अगर माप कर देखें तो हमें ऐसे 16 त्रिभुज चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, और मैं या तो इनको घुमा फिरा कर देखूँ, भाई 1 और 2, ठीक है 2 ये हो गया, फिर इनसे आगे। लेकिन आप एक सिंपल सी बात को समझो कि ये त्रिभुज इसमें से निकल के आ रहा है, कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो इसको मैं इन जितने 2 त्रिभुज मान लूँ, 2 तो ये हो गए 2 ये, और ये 2 हो गए, और ये फिर 2 हैं, तो 2 दूनी कितने हो गए? 4। तो ये 4 त्रिभुज हो गए, ये हो गए भाई हमारे 4 त्रिभुज। तो 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 हो गए। अब इसको उठाकर यहाँ ले आओ, 12 हो गए, और इसको उठाकर यहाँ ले आओ तो 16 त्रिभुज हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न में आपने भर लेना है अनुमान भी 16 और सही भी 16। अब कहता है आकृति नंबर 7 और 4 के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराओ। 7 बड़ा त्रिभुज है और 4 वर्ग है। अब सुन लो मेरी बात, 7 दूसरे नंबर का त्रिभुज है, यानी कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज 8 बार में ढक लेगा। अभी मैंने भाई ये कितनी बार में ढक रहे हैं? 4 बार में। और ये वाला इनका क्या है? अभी बताया मैंने आपको, दुगना है। ये वाला नीचे वाला इससे दुगना है, नीचे वाला इससे दुगना है। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो आकृति नंबर 7 यानी ये हरा त्रिभुज 8 बार में ढक लेगा। और अब ये बात कर रहा है वर्ग की। देखो बेटा, अब ये कहता है कि आकृति नंबर 4 यानी वर्ग के साथ और नापो। अब वर्ग के साथ नापना मुश्किल होगा, आपको ये निशान दिख रहे होंगे, मैंने नापे हैं तो केवल 4 ही पूरे वर्ग निकल रहे हैं, बाकी साइड में जगह बचती है। तो या तो हम कागज़ को लेकर इनको काट कर देखें, नहीं तो क्या करो भाई, इस वर्ग की भुजा नाप लो और इसकी नाप लो, इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो लगभग मैं कहूँगी कि 9 वर्ग बनेंगे। देखो बेटा, आकृति के माध्यम से मैंने सारा समझा दिया है। मैं जल्दी से इन प्रश्नों के जवाब दे देती हूँ कि आकृति नंबर 6 कितनी बार ढक सकती है। मैंने वर्बल तो आपको बता दिया था 16 बार, तो यहाँ भी 16 लिखना है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आ जाओ। आकृति नंबर 7 जो कि बड़ा त्रिभुज था वो कितनी बार ढक रहा था? 8 बार। और वर्ग आकृति नंबर 4 को मैंने अंदाजे से क्षेत्रफल नाप कर आपको बताया तो 9 बार ढक रहा था। चलें आगे। अब ये कहता है कि ये बाकी आकृतियों के साथ भी ये प्रक्रिया आप कर सकते हो। किस आकृति से पूरे क्षेत्रफल को मापना आसान है? तो बड़ा जो त्रिभुज है, देखो इसने जो बोला था कि ये जो त्रिभुज नंबर 7 है ये इससे बोला था, और इन छोटे त्रिभुजों से, तो 7 नंबर से हमें ज़्यादा आसान लगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 7 नंबर के त्रिभुज से मापना आसान है। और जल्दी से अभी लाइन और पढ़कर बता देती हूँ कि बच्चों, आपने गतिविधि 1 और 2 में देखा कि क्षेत्रफल को मापने के लिए क्षेत्रफल का ही सहारा लेना पड़ता है। देखा था ना भाई, टेबल थी, टेबल को नापने के लिए उसने किसका प्रयोग किया था? तरह तरह की उस पर बुक्स लगा के देखा था ना। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से ही मापते हैं, लंबाई को लंबाई से ही मापा जाता है। कोई लंबाई कितने बालिश्त है, कितने पैर के बराबर है। और मानक रूप में बात करें तो लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर के बराबर मापते हैं। ऐसे भाई बाल्टी में कितना पानी है, इसको मापने के लिए भी गिलास का, मग का, जग का या लीटर का सहारा लेते हैं। और इसी प्रकार हम क्षेत्रफल को मापने के लिए पहले
अमानक इकाइयों के साथ मापा है, बाद में हम उसे मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। और ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्ग से किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई सतह को मापना आसान रहता है, लेकिन हमारे काम में नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो आकृति में वर्ग था वो बराबर 9 भागों में नहीं बट पा रहा था। तो ये था आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर। आगे देखते हैं बेटा, ये कहता है दिए गए ग्रिड पर 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाओ। चलिए बनाते हैं। देखो कुछ तो इसने खुद बना रखी हैं, आप देख सकते हो। पहली आकृति कलर चेंज करके मैं दिखाऊं तो देखो पहली आकृति तो इसने ये वर्ग ही बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी आकृति ना ये एल है ना यू है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग बने हुए हैं। एक आकृति हम बना लें, अगर मैं 9 ऐसे ले लूँ खाने, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ से मिटा दिया हमने। और ये खाना जो हमारा बनता है इसको हम ज़रा इंक भर दें इसके अंदर अच्छे से, और मोटा हो जाएगा ये हमारा, बहुत मोटा हो जाता है भाई। ये आकृति मैंने बना दी, ठीक है। और आगे चलूँ, इसमें एक लंबाई है और थोड़ा सा यहाँ से सफाई कर देते हैं इसकी। एक लंबाई है और एक नहीं 9 लंबाई है और एक इसकी चौड़ाई है। खाने आप गिन सकते हो कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 4 हैं, और भाई 5 6 और 7 और 8 और 9, तो हो गया 9 क्षेत्रफल। अब और आगे बढ़ो भाई। देखिए भाई, एक तो मैंने वो 9 वाली ग्रिड आपको बना के दिखाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 1/9 की तो ये आयत हो गई। इसमें मैंने रंग भी भर दिया था, आप भर लेना। अब ले लो, मान लो यहाँ से शुरू करा, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 खाने तो ये हो गए 5 6 और 7 8 और 9, ये हो गए 9 खाने। देख लो भाई आप, यू बना दिया मैंने ये। इस यू में अगर मैं रंग भरती हूँ तो ये आप गिन लो कितने खाने हैं। अब आप आराम से गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको काउंट करके अभी दिखा देती हूँ। देखो एक थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा, बहुत मोटा हो गया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और भाई ये तो हो गए 10 हो गए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, यहाँ से इरेज कर दो, ये देखो इरेज कर दो, हो गए 9, ठीक है। तो 2 फिगर मैंने आपको बनाकर यहाँ पर दिखा दी हैं जिनके अंदर 9 वर्गों ने जगह घेरी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 9 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेंटीमीटर। इससे ऊपर जो आए फिगर थी वो भी 9 वर्ग का क्षेत्रफल भी 9। अब ये कहता है कि सोचो, क्या सोचो कि क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेंटीमीटर क्यों प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिलाकर ही हम कोई जगह घेर पाते हैं। अब लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, और दोनों की जब गुणा करते हैं तो m गुणा m स्क्वायर हो जाता है, मीटर का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ें जैसे पत्ता, रबड़, माचिस की डिब्बी, अन्य उपलब्ध सामग्री को पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से आउटलाइन बना लें और इनका क्षेत्रफल, उसमें आने वाले वर्गों की संख्या गिनकर ज्ञात करें। और वर्ग गिनते समय इन बातों का ध्यान रखना कि इन बातों का वो देख लो। जैसे मान लो ये क्या कह रहा है, माचिस की डब्बी है। अब मैं एक माचिस की डब्बी लाई, मैंने यहाँ रखी और मैंने इस पर ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से निशान लगा दिया। अब ये कहता है कि इनके अंदर कितने वर्ग आए वो गिनो। तो अब नियम सुन लो, जो वर्ग पूरे हैं उन्हें पूर्ण वर्ग गिना जाएगा, जो वर्ग आधे हैं उन्हें आधा। आधा का मतलब मान लो ऐसे है कोई आकृति, ऐसे जा रही है, ये आकृति है, ये त्रिभुज है, तो ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है और ये पूरे हैं। तो इसमें 1 2 और 3 तो पूरे हो गए। सुन लो मेरी बात, जो मैंने अच्छा अच्छा रंग भरा है ना, ये 3 तो हो गए पूर्ण वर्ग। और 1 2 और 3 मैं ग्रीन कलर यूज करूं तो 1 ब्लू, तो 3 आधे हो गए। सुन रहे हो मेरी बात को, 3 आधे हो गए, हाफ हो गए। 3 आधों का मतलब 1.5 हो गया, तो 3 जमा 1.5 4.5, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4.5 वर्ग हो जाएगा। जो आधे से बड़े हैं उन्हें 1 गिन लेना।
और जैसे मान लो इतना भर रहा है कोई वर्ग, तो इसको आपने पूरा 1 गिन लेना, जो आधे से कम है उनको छोड़ देना है। आगे बात यहाँ तक समझ में। तो अब हम सबसे पहले माचिस ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ग पूरे पूरे भर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन्होंने पत्ता कहा है, पत्ता मैंने अभी नहीं लिखा है, तो मैं पहले यहाँ लिख रही हूँ माचिस। माचिस में पूर्ण वर्ग कितने हैं? 12, कोई आधा नहीं, कोई आधे से बड़ा नहीं, कोई आधे से छोटा नहीं, तो कुल वर्ग 12, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको भर लेना, क्योंकि मैं बैक जाऊंगी तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अब मैं उस पर एक पत्ता बनाऊंगी, ठीक है। आगे चलें। ये देखो बेटा, मैंने पत्ता तो लिया नहीं, लेकिन पत्ता बनाने की पूरी कोशिश की है। तो अब हम इसमें पिंक कलर से गिनते हैं कि पूरे पूरे वर्ग कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, और इसको भी हम पूरा गिनेंगे क्योंकि ये भी आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। और एक ये हो गया 10। नोट कर लेना भैया। अब आप 10 तो पूरे पूरे वर्ग इस पत्ते ने ले लिए। अब आधे आधे देखो, ये वाला है आधा, ये वाला है आधा, ये वाला है आधा, 3, और आधे से कम गिनना नहीं है, तो इस हिस्से को भी नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे, ये भी आधे से कम है। तो 1 2, जहाँ मैं गोला लगा रही हूँ 3, और ये 4। 4 कैसे वर्ग हैं? आधे। 4 कैसे वर्ग हैं? आधे। आप अपने क्लास में इसको करना है, ऐसी ग्रिड अपनी मैम से ले लेना, ग्राफ पेपर ले लेना, और पत्ता लेकर आउटलाइन खींच के फिर आप गिनना। ये तो मैंने जो पत्ता बनाया उसका बता रही हूँ। तो 10 पूरे और 4 आधे हैं। अब देखते हैं पत्ते का क्षेत्रफल क्या आता है। 10 पूरे हैं, 4 आधे हैं। अच्छा, आधे से बड़ा 1 आया था, फिर तो हम इसको थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। 9 पूरे हैं, 4 आधे हैं, 1 आधे से बड़ा था, आधे से कम कोई नहीं था, तो 9 तो ये हो गए। आधे से बड़े को भी पूरा गिनेंगे, 10 हो गए। जो 4 आधे आधे थे वो 2 के बराबर हो गए, तो ये भी बाई चांस 12 वर्ग सेंटीमीटर आया है। और याद कर लो, माचिस का मैंने बताया था 12 वर्ग पूरे पूरे थे, तो उसका क्षेत्रफल भी 12 वर्ग सेंटीमीटर आया था। अब और आगे बढ़ते हैं। 3 खाने और हैं, और उसने हमें जो सामग्री बताई थी, पत्ता हो गया, रबड़ हो गया, वो माचिस की डिब्बी कह रहा है, नहीं माचिस की डिब्बी होगी, रबड़ रह रहा है, रबड़। इरेजर होता है ना आपके पास मिटाने वाला, तो वो भी आयताकार होता है, छोटा सा होगा, इतना सा। तो इरेजर में 6 खाने आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 6 आए, चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ और दूसरा बनाते हैं छोटा सा और इरेजर। देखो एक बार, मैं हर बार पूरा नहीं लेती हूँ, आपको आधा लेके भी समझाती हूँ। ये इरेजर है, तो इसमें 4 तो पूरे आ गए और 2 आधे आ गए, ठीक है। 4 तो पूरे आ गए और 2 आधे आ गए, तो अब 2 का मैं भरवा चुकी हूँ पहले। रबड़ में 4 तो पूरे, 2 आधे, आधे से ज़्यादा कोई नहीं, आधे से कम कोई नहीं। जो 2 आधे हैं वो तो 1 बन जाएंगे, और 5 वर्ग हो गए, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। और सामग्री लेते हैं हम, और कोई सामग्री हम ले लेते हैं। मान लो एक 5 रुपये का सिक्का ले लिया भैया आपने, और उस 5 रुपये के सिक्के को रख कर हमने ये बाउंड्री, बल्कि मेरे पास इसमें इरेजर है, रबड़ है, उसी को सर्कल है, उसी को ले लेते हैं। और ये हो गया भाई 5 रुपये का सिक्का, रख दिया आपने। अब इसमें गिन लो पूरे पूरे वर्ग कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो बिल्कुल पूरे हैं, और ये आ गया 8, बल्कि ये पूरा ऊपर तक टच कर रहा है, तो 8 तो हो गए बेटा जी बिल्कुल पूर्ण वर्ग। आधे से ज़्यादा पूछता है ये कितने हैं, तो आधे से ज़्यादा के लिए मैं ले लेती हूँ ब्लू कलर। तो देखो 1 2 ये आधा है, ये भी आधा है, तो 2 आधे से ज़्यादा, 2 हैं आधे से ज़्यादा। और जो आधे हैं वो कितने हैं, उनके लिए मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर। आधा देखो भाई, एक ये रहा, 2 ही हैं भाई। देखो ये वाला आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, और इसको भी छोड़ दो। तो आप अब ध्यान देना, 8 पूरे हैं और ये 2 आधे आधे हैं और 2 आधे से ज़्यादा हैं, ठीक है। 8 2 और 2, ठीक है। अब मैं इसको आगे भर रही हूँ। यहाँ मैंने सामग्री लिख देनी है 5 रुपये का, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, 5 रुपये का
सिक्का। पूर्ण वर्ग कितने थे 8, आधे कितने थे 2, आधे से बड़े थे 2, आधे से कम 1 भी नहीं, तो कुल गिन लो 8 तो ये हो गए भाई। 8 जमा पूरे आधे से बड़े हैं उनको भी पूरा गिनना है 2, और 2 आधे हो गए 1, 8 और 2 10 और 1 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गई 4 सामग्री। एक सामग्री और देखते हैं हम। अगर आपकी ग्रिड बड़ी है तो आप उस पर अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी रख सकते हो भाई। तो ज्योमेट्री बॉक्स फिर से वही हमारा आयताकार मिलेगा, तो ये इस तरह का रख लो। गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तिया ये 3 है, गिन लो 3 है तो 8 तिया 24 हो गए। तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन और मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री टी है ये, ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में पूरे 24 वर्ग हैं, कोई आधा नहीं, आधे से ज़्यादा नहीं, आधे से कम नहीं। तो ज्योमेट्री बॉक्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बाढ़ का माप। रोहित अपने पिताजी के साथ खेत में गया और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कुछ आवारा पशु खेत में घुसे हुए और खेत में खड़ी हुई फसल को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। यह सब देखकर रोहित और उसके पिताजी बड़े परेशान हुए। अब आगे चलो। रोहित और उनके पिताजी की समस्या के समाधान में उनकी सहायता कीजिए। सोचकर बताएं कि क्या किया जाए कि वो पशु से अपनी फसल बचा सके। तो बहुत सिंपल सी बात है, खेत के चारों तरफ बाड़ लगवा दें। ये सारी बात आप लिख लेना, खेत के चारों तरफ बाड़ लगवा दें। रोहित ने अपने पिताजी को खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में से भी कुछ बच्चों ने बाड़ के बारे में सोचा होगा। क्या आप बता सकते हैं रोहित के पिताजी को खेत के चारों ओर तार लगवाने के लिए कितनी लंबी तार लानी होगी? तो बहुत सिंपल है, नाप लो भाई। ये कह रहा है 200 मीटर, तो ये है 100 ये है। जब ये 200 है तो इसके सामने ये भी कितना है 200 है, और ये वाला 100 है तो इसके सामने वाला भी 100 है। अब चारों तरफ का नाप लो, 200 200 100 और 100 चारों को जोड़ दो। तो जो तार की लंबाई है जो उसके पिताजी को चाहिए, वो जो तार की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 200 जमा 100 जमा 200 जमा 100। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, वो चाहिएगी उसके पिताजी को 600 मीटर। तो ये वो यही कह रहा है कि बच्चों आपने खेत की सभी भुजाओं को जोड़कर तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के योग को उसका परिमाप कहते हैं। समझ आ गई बात। तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित और पिताजी खेत से वापस आ रहे थे। रास्ते में रोहित का दोस्त सोहन बहुत परेशान मुद्रा में खड़ा मिला। रोहित के पिताजी ने सोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा। अब सोहन क्या कहता है कि मेरे खेत में भी खड़ी फसल को पशुओं ने खराब कर दिया है। तो उन्होंने भी ये कहा कि मुझे भी आप अपने खेत पर आपकी तरह बाड़ लगानी, और एक नहीं 3 तार की बाड़ लगानी है ताकि पशु खेत में ना घुस सकें। यानी पहले तार को 1 बार लपेटा, फिर तार को 2 बार लपेटा और फिर तार को 3 बार लपेटा। यानी कि कितना लंबा तार सोहन को चाहिए? तो 200 150 200 150 और उसका भी 3 गुना। तो 200 जमा 150 जमा 200 जमा 150 और उसका भी 3 गुना। तो देख लो भाई 200 और 200 400 और 150 150 300 700। तो ये हो गया 3 गुना 700, और 700 को 3 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाता है बेटा जी 2100 मीटर। यानी उसको 2100 मीटर लंबा तार चाहिए। आगे बात समझ में, और आगे चलते हैं। राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वर्गाकार कागज के आकृति के परिमाप निकालने को कहा। आप भी इनके परिमाप ज्ञात करो। बहुत आसान है। ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो 8 जमा 2, मैं मुझबानी इसको निकाल देती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी ओच-पोच हो जाएगा। 8 और 2 10 और 10 ही और ले लो तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। भाई 10 और 5 15, और दूसरा कलर यूज करूँ मैं येलो तो ये भी 10 और 5 15। 15 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, पेन का कलर चेंज कर दूँ भाई, 2 गुणा 15 यानी कि
30 सेंटीमीटर। आयताकार आकृति को परिमाप निकालते समय ध्यान दिया, लंबाई कितनी बार आई, 2 बार। देख लो भाई लंबाई, यहाँ देख लो, एक बार पिंक है एक बार येलो है। चौड़ाई कितनी बार आई, 2 बार, एक बार पिंक है एक बार येलो है। तो क्या आप इसे सूत्र के रूप में लिख सकते हो? बिल्कुल, 2 बार लंबाई को जोड़ा, 2 बार चौड़ाई को जोड़ा, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 बार लंबाई जमा 2 बार चौड़ाई, और 2 को बाहर ले लो तो ये बन जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, ये हो जाता है आयत के परिमाप का सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर तो बहुत लंबा है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन ख़त्म कर देते हैं हम इसे एक ही बार में। वर्गाकार आकृति है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर। 6 और 6 12 और 12 ही ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्या वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप में एक ही भुजा को कितनी बार जोड़ा गया, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आने के लिए कितनी दूर चलना होगा। देखो भाई, मैं यहाँ ए पे खड़ी हूँ, ए से आई मैं बी पर 5, बी से गई मैं सी पर 5 और सी से गई मैं ए पर 5। मैं गई 5 जमा 5 जमा 5 यानी कितना, 15 मीटर, और ये 15 मीटर उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। अगली आकृति वर्ग है। ए से चलना शुरू करो, 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16, तो मुझे कितना चलना पड़ा, 16 मीटर। तो वर्गाकार आकृति का परिमाप, ए से शुरू होके ए पर वापस गए तो परिमाप हो गया 16 मीटर। ध्यान से सुनना, हमने त्रिभुज लिया, चतुर्भुज लिया यानी वर्ग लिया, और अब हम पंचभुज ले रहे हैं। मैं ए से चल रही हूँ, 5 10 15 20 और 25, तो परिमाप हो गया 25 मीटर। दूरी कितनी तय करी, 25 मीटर, तो परिमाप भी कितना हो गया, 25 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग करते हुए 16 सेंटीमीटर परिमाप की अलग अलग आकृति बनाओ। देखो इसने बना रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बना रखे ना। मैं बनाऊँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कह रहे हैं इनका क्षेत्रफल भी निकालते जाओ। आगे कहेगा तो मैं पहले ही बता दूं, 1 2 3 4 5 6, देखो कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 7 वर्ग मीटर। और ये कितने खाने घेर रहा है, अब ये भी देख लो ज़रा, 16, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग मीटर। अब ले लो एक आयत, 1 2 और 3 आयत, तो भाई उससे बनेगी फिर 2 और 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 16 हो गया। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो भी कितना आ रहा है, 16 वर्ग मीटर आ रहा है। समझ में आई बात। तो बेटा ये 3 आकृतियाँ मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। एक तो ये बनी हुई थी, एक हमने 4 भुजा का वर्ग बनाया था, एक हमने आयत बनाई थी। आप इसमें इतना कर सकते हो कि एक आयत आप इस तरह बना सकते हो जिसकी चौड़ाई 2 हो और लंबाई 2 हो और चौड़ाई 8 हो, वरना यही 3 आकृतियाँ भी हम बनाएंगे। हम त्रिभुज नहीं बना सकते क्योंकि त्रिभुज में ये चीज़ जो है हमें ज्ञात नहीं है। तो इन्हीं से हम आगे के प्रश्नों का जवाब देते हैं कि ये क्या कह रहा है। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है, तो जो पहली आकृति थी उसका क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया था 7 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरी वर्ग थी जिसका क्षेत्रफल था 16 वर्ग सेंटीमीटर, और तीसरी आयत थी जिसका क्षेत्रफल था 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब ये कहता है कि दिए गए ग्रिड पर 12 सेंटीमीटर परिमाप की आकृति अलग अलग आकार की बनाओ। तो ये देखो भाई एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गई। 2 खाने ये हो गए और 3 ही हो गए, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन इसका जो पहली आकृति है इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 2 3 4 है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 है। समझ में आ गई बात। इसका 4 है और इसका 7 है। और देखते हैं हम आगे 12 परिमाप की और आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 1 2 3 और 1 2 3 कितना हो गया, 6 और 7 और 8
8 नहीं, 3 3 का लो, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, 3 ये हो गए 9 और 3 ये हो गए 12। हो गया परिमाप, हो गया इस आकृति का 12 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप हो गया 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल देख लो कितने खाने हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। और देखो भाई 12 के लिए 1 2 3 4 5 और 5 ही इधर ले लो आप, 1 2 3 4 5 और ये 12 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ यहीं से शुरू करा, यहीं आ गए, तो इसका परिमाप 12 है, लेकिन क्षेत्रफल कितना है 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 आकृतियाँ आपके सामने, चारों का परिमाप 12 है, लेकिन इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका 7 है, इसका 9 है और इसका 5 है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ अब मैं, यानी कि ये कोई गारंटी नहीं है कि परिमाप समान होगा तो क्षेत्रफल भी समान होगा। अब ये कहता है कि 10 ग्राम के तुमने जो 7 टुकड़े बनाए थे उनसे ये आकृतियाँ बनाओ, तो उनको जोड़कर ई जी, और ये चलती हुई एक लड़की है, ये लड़का है, ये एक बोट है और ये एक और लड़का है, ये आकृतियाँ आप बनाएं। तो मैं अभी आपको ये आकृतियाँ बनाकर दिखा देती हूँ। देखो भाई, आपको देखो इस प्रश्न में कहा गया है कि 10 ग्राम के टुकड़े हैं, उनसे आकृतियाँ बनाओ। तो एक आकृति मैंने यहाँ बना दी है, ये देख सकते हो आप, ये वर्ग है, 2 त्रिभुज हैं और ये भागता हुआ एक बच्चा। इस तरह की आकृति आपकी बन रही है। आप अन्य आकृतियाँ खुद भी 10 ग्राम बनाकर बना सकते हो, या आप अपने टीचर को बोलकर 10 ग्राम मंगा सकते हो। आप देख सकते हो कि उसके साथ ये बुकलेट आती है और उसमें तरह तरह की शेप्स सब बनी हुई होती हैं। जो मेन बात सीखने की है कि इस 10 ग्राम का परिमाप, भाई जितने भी आप आकृति इन 10 ग्राम से बनाओगे उनका सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि ये सारे टुकड़े इसी डब्बे में से निकाले गए हैं और इस डब्बे का एक ही क्षेत्रफल है, तो उतना ही क्षेत्रफल उन आकृतियों का भी होगा। लेकिन प्रत्येक आकृति का परिमाप अलग अलग होगा। तो परिमाप बदलने से क्षेत्रफल कई बार नहीं बदलता और कई बार क्षेत्रफल बदल भी जाता है। आपने देखा, अभी आपको ये आकृतियाँ बनाकर दिखाई। अब ये कहता है कि क्या इन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है या अलग अलग। तो भाई क्षेत्रफल इनका बिल्कुल समान है। कैसे पता लगाया? एक वर्ग से 7 10 ग्राम बने थे और उन्हीं वर्ग को घुमा फिरा के हमने ये आकृति बनाई, यानी जिस कागज़ से एक वर्ग बना था उसी से ये सारी आकृतियाँ बनी हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सारी आकृतियाँ एक ही वर्ग के टुकड़ों से बनी हैं। समझे ना? एक कागज़ का टुकड़ा लेके जो आपने 10 ग्राम बनाया था, एक ही वर्ग के टुकड़ों से सारी आकृतियाँ बनी हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा? समान हो जाएगा। लेकिन परिमाप समान नहीं है, इनका परिमाप समान नहीं है। आप देख सकते हो, 1 मिनट भी देखो ज़रा, अब एक बार आप नापोगे ना परिमाप को, तो आप खुद देखो ये कितना लंबा, इधर ये जो मैंने पिंक बाउंड्री की है ये परिमाप है, और इसमें ये बाउंड्री कितनी छोटी होएगी ये देखो। तो इनका परिमाप अलग अलग है। तो ये बात हम यहाँ लिख देंगे कि इन आकृतियों का परिमाप समान है, तो लिख दो नहीं है, अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। और कैसे पता लगाया? हमने परिमाप को माप लिया। ठीक है, आप अपने आप फुटे की सहायता से इनको माप लेना। और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। आपने क्या पाया? क्या यह ज़रूरी है कि परिमाप बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदलेगा? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि परिमाप बदल जाता है लेकिन क्षेत्रफल उतना ही रहता है। कई बार परिमाप समान रहता है, क्षेत्रफल अलग अलग हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये था बेटा जी आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।